चलिए तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े हैं। और उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो स्टैट हो, रुकी हुई हो, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं जब चार्ज मोशन में हो, यानी मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, किसके कारण पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इलेक्ट्रिक करंट के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम भी आएगा, है ना। साइंटिस्टों के नाम से डरना नहीं है। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो पता लगाया है उसका नाम था ओरेस्टेड, है ना। लेकिन इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो पहला साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड। उन्होंने क्या देखा कि अगर धारावाही कोई चालक है, जैसे मान लो कि एक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, और इस धारावाही तार के नज़दीक अगर किसी चुंबकीय सुई को लेके आए तो वो चुंबकीय सुई जो होता है विक्षेपित हो जाता है। मान लो अगर चुंबकीय सुई ऐसे रखा हुआ था पहले से, तो जैसी वायर में धारा प्रवाहित होती है तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें, मान लो करंट ऐसे चेंज कर दें आई, तो ये सुई जो है अपना डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। तो पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी। तो इस पर उन्होंने बताया ओरेस्टेड ने कि अगर किसी धारावाही चालक के निकट किसी मैग्नेटिक कंपास को लाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास उसी के जैसा बिहेव करती है जैसे मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि मैग्नेट के पास किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाते हैं, जैसे एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, तो जब मैग्नेट के नज़दीक कोई दूसरा मैग्नेट को लेके जाते हैं तो पहला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है या तो रिपेल कर देता है ना। जस्ट लाइक मैग्नेट के पास जैसे मैग्नेटिक कंपास बिहेव करता है, वैसे ही बिहेवियर वो इलेक्ट्रिक करंट के पास वो कर रहा था। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वायर के नज़दीक मैग्नेटिक कंपास को लेके गए, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। ऐसे रहना चाहिए था मैग्नेटिक कंपास, लेकिन वो ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, जैसे कि हम अगर ये पेन है, इसको अगर हम इस तरह से फेंकें और ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाकर के कर्व हो जाए, है ना, ऐसे हम ऐसे फेंक रहे हैं और वो ऐसे नहीं जाकर के ऐसे कर्व हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, तब तो ये कर्व हुआ। तो वैसे ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे था, बट इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जरूर इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के कारण ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा। तो वो फोर्स आया किसके कारण, तो उस पर उन्होंने उसका नाम दिया कि वो जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि एक नया तरह का फोर्स काम करता है। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब एक नया फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन होता है, और जो फील्ड जनरेट करता है, ये करंट कैरिंग वायर जो अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है, उसका नाम उन्होंने दिया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है, तो आंसर है धारावाही तार के कारण या धारावाही चालक के कारण। किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर कौन सा फील्ड बनता है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसने पता लगाया सबसे पहले, ओरेस्टेड ने, है ना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, हम लोग उस एक्सपेरिमेंट का एक शॉर्ट टॉपिक देख रहे हैं जो हमको समझ में आया, है ना। तो इस तरह से समझ लें कि एक धारावाही तार के नज़दीक एक मैग्नेटिक कंपास को लेके गए तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि धारावाही तार जो है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही थी, और उसी फील्ड के कारण कंपास पे मैग्नेटिक फोर्स लग गया, और जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा। चलिए तो पॉइंट बना करके लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ओरेस्टेड ने सबसे पहले यह ज्ञात किया कि धारावाही चालक अपने चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जनरेट या उत्पन्न करता है। तो धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये सबसे पहला। दूसरा नंबर में हम ऐसे जानेंगे कि कोई भी धारावाही चालक हो, कोई भी धारावाही चालक चाहे उसमें कुछ भी करंट क्यों ना फ्लो कर रहा हो, तो वो अपने चारों ओर कौन सा फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। दूसरा नंबर में कि गतिमान आवेश, है ना, गतिमान आवेश या फिर स्वतंत्र गतिमान आवेश, यानी कि जो फ्रीली चार्ज हो, जिसको किसी कंडक्टर से कोई मतलब नहीं हो, तो वैसा कोई फ्रीली चार्ज गतिमान आवेश अपने चारों ओर, तो गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एक चीज यहां पे याद रखना कि अगर क्वेश्चन में रहे धारावाही चालक या फिर गतिमान आवेश के कारण धारा बन रहा हो, है ना, तो धारा तभी बनेगा जब वो कंडक्टर से पास कर रहा होगा। जैसे कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा तो धारा नहीं बनेगा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर किसी तार में फ्लो कर रहा तो धारा बन जाएगा। तो किसी कंडक्टर के जरिए अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है, गति करती है, तब धारा बन रहा। बट अगर ऐसी जनरली स्वतंत्र फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन गन लेकर के इलेक्ट्रॉन को छोड़े तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुंज बना करके चलना शुरू करेगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन से धारा नहीं बनेगा, है ना। जैसे लाइट आती है तो लाइट में भी इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होता है, तो वो लाइट में धारा नहीं रहती। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा और मूव करने के बाद अगर वो मूव कर रहा मोशन में है और उसके मोशन के कारण विद्युत धारा बन रही हो, तो विद्युत धारा तभी बनेगा जब वो किसी चालक से गति कर रहा। तो आप ऐसे करके याद रखो कि अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा या किसी चालक में धारा बह रही तो चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसके चारों ओर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। अगर फ्रीली चल रहा तो विद्युत और चुंबकीय दोनों बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को चलने से धारा बन रही हो या गतिमान आवेश के कारण ब्रैकेट में लिखा हो कि धारा बन रहा हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फील्ड बनाता है। जैसे लाइट आती है तो लाइट अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आती है ना। सूर्य से जो प्रकाश आती है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जनरेट होता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, फ्रीली मूव कर रहे, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसके कारण धारा बन रही है, तो वो कैसा फील्ड बनाएगा? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। चलिए तो इसको लिख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का तो खोज हो गया है ना। मैग्नेटिक फील्ड की खोज सबसे पहले पता किसने लगाया? ओरिस्टेड ने लगाया। अब आया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मिल गया है तो मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो उसके बारे में पता लगाया बायो-सेवर्ट। जैसे यहाँ देख रहे होंगे टी लिखा हुआ, बायोट लिखा हुआ, बट पढ़ते हैं हम लोग बायो, टी साइलेंट होता है। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट। जैसे हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं, है ना, कि दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स कूलॉम का नियम होता है, तो वैसे बायो सेवर्ट्स लॉ है। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो आंसर की बायो सेवर्ट ने हमें धारावाही चालक के कारण उसके निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक समीकरण दिया है ना।
और इसमें भी एक कंडीशन है कि जैसे मान लो कि एक वायर है और इस वायर में आई धारा फ्लो कर रही है, ठीक है। मान लो कि ए से बी की तरफ आई धारा चल रही है, तो बायोसेवर्ट ने इस पूरे धारावाही तार के कारण नहीं दिया है ना। उसका कहना था कि पूरे तार के कारण तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन तार के एक छोटा सा एलिमेंट अगर ले लें, है ना, ये छोटा सा एलिमेंट ले लें, तो इस छोटा सा एलिमेंट के कारण निकट बिंदु मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये हम बता देंगे, है ना। ऐसा बायोसेवर्ट का कहना था कि अगर हम ये छोटा सा एलिमेंट मान लो ये एलिमेंट DL है, तो इस DL के कारण पॉइंट P पर सपोज इसका डिस्टेंस ले लेते हैं R, तो पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बारे में उन्होंने इक्वेशन दिया, है ना। ऐसे लिख लेते हैं कि धारावाही तार के स्मॉल एलिमेंट DL वेक्टर में ले लेते हैं, क्योंकि ये DL जो है, क्योंकि करंट तो अदिश राशि होती है ना, बट ये DL के साथ में ले लिए तो DL का एक डायरेक्शन बन गया, और DL का डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन है। तो DL के कारण R दूरी, R को भी वेक्टर में, है ना, पोजीशन वेक्टर है, R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने इक्वेशन दिया dB बराबर वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL क्रॉस R बाई R क्यूब। ये उन्होंने इक्वेशन दिया था बायोसेवर्ट ने। dB क्यों लिया गया? क्योंकि ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो भी छोटा सा होगा, है ना। तो छोटा सा है इसलिए dB लिखे। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या है म्यू नॉट। B क्या है? तो B से हम चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, इसका नाम क्या था? एप्सिलॉन नॉट, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये था परमिटिविटी और ये है परमिबिलिटी, है ना। तो ये परमिटिविटी, ये परमिबिलिटी। चलिए बाई 4 पाई कांस्टेंट है इंटू IDL क्रॉस R। DL वेक्टर है और R भी क्या है? वेक्टर है ना। R की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन R की है, ये डायरेक्शन DL की है, और बाई R क्यूब। तो ये था वेक्टर फॉर्म में। इसी का अगर हम स्केलर फॉर्म देखें तो dB तो वैसे ही रहेगा, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू DL क्रॉस R। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 11 क्लास में वेक्टर में पढ़ते हैं, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। क्या पढ़ा जाता है? A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। तो वैसे DL क्रॉस R बराबर क्या हो जाएगा? DLR साइन थीटा बाई R क्यूब। एक आर ने एक आर को मार दिया, है ना। तो बचा क्या? dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटा R स्क्वायर। ये dB बराबर बचा। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म में है, इन वेक्टर फॉर्म, और ये इसका स्केलर फॉर्म। अब देखेंगे थीटा क्या है यहाँ पे, है ना। 1 बाई 1 करके चेक देखते हैं सब कुछ। तो थीटा है DL तथा R के बीच का कोण। तो थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? DL और R, यानी यहाँ पे हम थीटा को सपोज करेंगे।
कि मान लो DL का डायरेक्शन ऊपर है, R का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा है। तो DL तथा R के बीच का कोण है। अब देखेंगे म्यू नॉट। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात या वायु का विद्युतशीलता होता है। तो म्यू नॉट जो होगा वो निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी है ना, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका यूनिट, तो इसका यूनिट मान लो टेस्ला पर एम्पियर होता है या फिर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, टेस्ला है ना, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला, या फिर इसी को हम कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है तो वैसे बहुत सारा नियम, 3-4 नियम हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना नियम दिए। जैसे एम्पियर का है तैरने का नियम, इसके बाद मैक्सवेल का है स्क्रू का नियम, है ना। एक नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो हम चलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से। तो जैसे कि मान लो कि ये धारावाही तार है और इसमें आई धारा A से B की ओर फ्लो कर रही, और मान लो ये पॉइंट P है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको कहाँ पे निकालना है, पॉइंट P पर। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखिए, है ना। नियम क्या कह रहा है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना है, विद्युत धारा की दिशा में। उसके बाद ये जो चारों उंगली है जिस तरफ टच करेगी वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ ये घूम जाएगी वो किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। उससे पहले एक बात और आप याद रख लो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा DL और R का परपेंडिकुलर रहेगा। R का और DL का, दोनों DL वेक्टर और R वेक्टर दोनों वेक्टर का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब DL के डायरेक्शन से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और R के डायरेक्शन से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो DL क्या होता है, करंट का डायरेक्शन, R क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर है ना, जिस तरफ पॉइंट P रखी हुई है। तो दोनों के साथ वो 90 डिग्री के कोण पे रहेगा। अब देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो नियम क्या कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना है, विद्युत धारा की दिशा में, और जिस तरफ हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है उस तरफ अपने हाथ को रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। और जिस तरफ ये हाथ घूम जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में, और जिधर उंगली घूमेगा तो ऐसा घूम रहा, अगर ये बोर्ड नहीं रहता तो पूरा घूम जाता है ना। तो ये इस तरफ यानी कि अंदर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो ये बोर्ड के सरफेस के अंदर की ओर, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर होगा, है ना। अगर ये बोर्ड नहीं रहता तो ये अंदर की ओर जाता, तो ऐसे अंदर की ओर, यानी पॉइंट P पर किधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर की ओर। यानी क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, इनवर्ड, और अगर डॉट रहेगा तो इसका मतलब हुआ आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर। आउटवर्ड, तो क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, इनवर्ड, और डॉट का मतलब बाहर की ओर, आउटवर्ड।
तो यहाँ पे अगर हम दाएं हाथ की अंगूठी को रखें और चारों उंगली इधर अंदर की ओर टच कर रही है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉइंट पी पर वो किधर है, अंदर की ओर। और इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो मान लो कि पेन का ये कैप को हम ऐसे उंगली में फंसा लिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल बन गया और ऐसा ही होता भी है डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, तो तल के लंबवत होता है। तो ये तल के लंबवत, अब ये जिधर टच करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हाथ रखे ऐसे, तो देख रहे टच किधर कर रहा है, अंदर की ओर टच कर रहा है ना। कि इसका मतलब अगर बोर्ड नहीं रहता तो जैसे ये कैप अंदर जा रहा है तो वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरह से अंदर की ओर जाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे एक पॉइंट क्यू रख दें और पूछा जाए कि क्यू के पास कैसा होगा डायरेक्शन, तो फिर से देखो हम हाथ में कैप ऐसे फंसा लिए। उसके बाद देखेंगे नियम क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए, धारा की दिशा में रखिए। अब पॉइंट क्यू की तरफ देख रहे हैं, क्यू की तरफ अपने हाथ के तलवा को यानी चारों उंगलियों को जिस तरफ ज्ञात करना है उसी तरफ रखना है। तो ऐसा रखे दाएं हाथ के अंगूठे को और क्यू के पास लेके गए अपने पाम को, है ना, हथेली को। उसके बाद देख रहे हैं ये कैप का डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर है। इसका मतलब पॉइंट क्यू का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर। तो जिस डायरेक्शन में कैप जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो कैप बाहर की ओर जा रहा है तो ये क्यू पे जो डायरेक्शन बनने वाला है वो बाहर की ओर। डॉट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बाहर की ओर, यहाँ पे देखेंगे तो अंदर की ओर। नियम याद रखिए, दाएं हाथ की अंगूठी को धारा की दिशा में, बाकी चारों उंगली को हम रखेंगे जिस तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, और जिस तरफ ये उंगली मुड़ जाएगी तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। या फिर कैप की दिशा जिस तरफ होगी वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए अब इसमें 1 बाई 1 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि फिर से एक वायर लिए और धारा जो है इस बार ए से बी नीचे की ओर आ रहा है ना। अब पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट पी पर किस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट क्यू पर किस डायरेक्शन में होगा। तो देखते हैं पॉइंट पी पर तो देखते हैं पॉइंट पी पर कैसे होगा। तो नियम क्या कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना है, धारा की दिशा में रखना है। तो धारा की दिशा में रख दिए, है ना। अब पॉइंट क्यू पर चेकना है कि अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। तो अंदर या बाहर कौन देता है, तो कैप देगा, जिस तरह कैप रहेगा वही डायरेक्शन देगा। तो पहले दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखे, धारा की दिशा में। अब देख रहे हैं पॉइंट क्यू पर कैप, तो कैप किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो हमको धारा की दिशा में रखना है। हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, ऐसे अगर रखेंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, नीचे है। तो हमको अपने अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रख के। अब इधर देख रहे हैं तो क्यू किधर टच कर रहा है, अंदर की ओर टच कर रहा है। या फिर हम कैप ऐसे रख लिए और जिस तरफ कैप, क्योंकि हमको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी एल और आर वेक्टर का परपेंडिकुलर रहेगा। तो ऐसे रखे, अब कैप किधर टच कर रहा है, अंदर की ओर टच कर रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की ओर। अंदर की ओर मीन्स क्रॉस। पी पर देखेंगे तो पी पर किधर टच कर रहा है, तो ऐसे करके हाथ रखे, ठीक है, और कैप को इस तरह से फंसा लिए, तरह से अंगूठे को ऐसे रखे और कैप देख रहे हैं तो इधर किस तरफ है, बाहर की ओर। डॉट यानी बाहर की ओर। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से वायर है और आई धारा फ्लो कर रही है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ए पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, बी पर फाइंड करना है ना। ऐसे ले लिए, आई धारा फ्लो कर रही है, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है। तो फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, अब दोनों में बताना है। तो फटाफट आप देखिए, वीडियो को पॉज करके अपने से अपना दायां हाथ लगाइए जिसके पास है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ए वाले फिगर में क्या होगा। तो नियम क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना है, धारा की दिशा में। तो पहले हम बी पे देखते हैं, तो दाएं हाथ के अंगूठे को रखे धारा की दिशा में, तो बी पर किधर टच कर रहा है, अंदर की ओर। तो बी पे किधर हो गया, अंदर की ओर हो गया, है ना। ए पर देखेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे रखें, ए पर किधर टच कर रहा है, बाहर की ओर। डॉट लगा दिए बाहर की ओर। अब देखेंगे इसमें तो पी पर और क्यू पर निकालना है। रखे ऐसे करके दाएं हाथ की उंगली को
तो देख रहे हैं पी पर किधर टच कर रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर रख दी। अपने दाएं हाथ की अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, और जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उधर अपने चारों उंगलियों को ले जाना है। तो पी पर निकालना था तो पी पर ले गए चारों उंगली को। अब चारों उंगली किधर टच कर रहा है, अंदर। ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो अंदर की ओर होकर के घूमेगा। या फिर आपको बताया था कि कैप ऐसा करके रख ले, है ना, जिधर टच करेगा ये पेन वही किधर होगा। तो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन ऐसे, और कैप किधर टच कर रहा है, अंदर की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, और कैप किधर टच कर रहा है या पेन किधर टच कर रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पे हो गया बाहर की ओर, और यहाँ पे किधर हो गया, अंदर की ओर हो गया। चलिए और देखते हैं। चलिए अब मान लो कि ऐसे रहता है डॉट, है ना, और इसके कारण पूछ ले कि पॉइंट पी पर क्या होगा, या फिर कहीं पे रहे क्रॉस रहे और इसके कारण पूछ ले कि पॉइंट पी पर क्या होगा। मीन्स आई का जो डायरेक्शन है ये डॉट है और आई का डायरेक्शन क्रॉस में है, और पॉइंट पी पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जा रहा है ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन ले लेते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब डॉट है, अब इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो डॉट का मीन्स क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, तो आंसर है कि डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर। डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा नियम क्या याद रखना हमको कि करंट की डायरेक्शन में क्या रखना, अंगूठे को रखना। तो करंट किधर जा रहा है, आई मीन्स बाहर, मीन्स ऐसा कोई तार होगा, इमेजिन कर ले ऐसा कोई तार होगा और जिसमें धारा क्या है, बाहर की ओर निकल रही है ना। तो अंगूठा को हम ऐसे रख लेंगे, धारा बाहर की ओर निकल रही है। अब पॉइंट पी पर फाइंड करना था, पॉइंट पी पर ऐसे फंसा दिए कैप को। तो पॉइंट पी पर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, यानी कि नॉर्थ। अब अगर देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं तो क्रॉस का मतलब है कि अंदर की ओर, मीन्स ऐसा कोई तार होगा, एक इमेजिन करते हैं ऐसा कोई तार होगा जो अंदर की ओर जा रहा है और अंदर की ओर जा रहा है। तो इमेजिन कर लेते हैं, तो अंगूठे को रख लेंगे अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। पॉइंट पी पर फाइंड करना था तो किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, है ना। अगर हम पेन को फंसा दें ऐसे तो पेन किधर डायरेक्शन शो कर रहा है, नीचे शो कर रहा है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर यानी साउथ। कोई दिक्कत है, जैसे कि लिखे हैं क्वेश्चन और आप बना करके दिखाइए। क्यू पे फाइंड करना, देखिए बना करके अपने से। करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर और पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। चलिए बनाए, देखते हैं। क्यू किधर है, अंदर की ओर, सॉरी धारा की दिशा किधर है, अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, क्यू पे फाइंड करना है। तो ऐसा इमेजिन करना है कि एक तार होगा जो अंदर की तरफ जा रही और इसमें धारा भी किधर जा रही, अंदर की ओर जा रही। तो अंदर की ओर धारा जा रही है ऐसे करके। तो अंगूठे को हमेशा दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना है, धारा की दिशा में रखना। बायां हाथ का मत रख लेना, है ना, दायां हाथ का ही रखना है। तो दाएं हाथ के अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में। अब ये क्यू की तरफ जा रहा है, क्यू किधर जा रहा है, ऊपर। क्यू पे किधर जा रहा है, ऊपर क्यू जा रहा है। मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन में किधर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। अब जैसे एक और ले लेते हैं पी, इसका फाइंड करो। चलिए हो गया फाइंड, देखते हैं। डॉट का मतलब क्या, बाहर की ओर, मीन्स एक तार होगा जिसमें धारा किधर जा रही, बाहर की ओर जा रही, ऐसे करके जा रही। रखेंगे ऐसे अंगूठे को, बाहर की ओर जा रही है। अब ये पॉइंट पी पर फाइंड करना था, पॉइंट पी पर देख रहे हैं, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। यहाँ पे डायरेक्शन हो गया नीचे, साउथ की। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझेंगे। डायरेक्शन के बिना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन, बहुत सारे तार रहेंगे, 3-4 तार, तो उसके कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो सबका डायरेक्शन को मैच करना पड़ेगा कि किसका डायरेक्शन सेम है, किसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आएगा सबको मैच करेंगे। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका ये सबसे आसान तरीका दाएं हाथ के अंगूठे करने, और इससे हम फाइंड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में
एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, वहाँ पे हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण देखेंगे, या फिर सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे क्या होता है, एक्सिस पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, सारा कुछ अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तो आज के लिए तो